नमस्कार, मैं हूं आशीष एक और वीडियो के साथ। दिव्या जीएस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पिछले एक साल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसका हम लोग क्लास करने वाले हैं, ताकि ये जो वीडियोस है इस वीडियोस का बेनिफिट आपको जो आने वाली जो जितनी भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपको काम आएगा। चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर अदर कोई वनडे एग्जाम का भी होगा, सब में काम आएगा। क्योंकि अभी जैसे एग्जाम 2-4 महीने के बाद जब पेपर आपका होगा उसमें ये 2023 का जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे। फिर आने वाले समय में आपको जो रिसेंटली जो एग्जाम के जब टाइम होगा फिर आपको उस समय में एक और वीडियोस देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट थे उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। एक तरह से ये रिकैप प्रोग्राम है जो कि आपका 2023 का पूरा रिकैप्सुलेशन कराने का कोशिश करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 2014। अब देखिए ये प्रोग्राम 2014 में मोदी जी की सरकार जब बनी उसके बाद ये बहुत ही तेजी से न्यूज में भी आने लगा कि मेक इन इंडिया का जो नारा है उन्होंने सबसे पहले दिया। हालांकि सबसे पहले नहीं, उनसे पहले भी कई सारे लोगों ने दिया, लेकिन इस नारे को सबसे ज्यादा जो प्रमोट किया वो मोदी जी ने किया था। मतलब मोदी जी की सरकार के टाइम जितने सारे और भी लोग हैं सभी ने किया इस चीज को प्रमोट। अब देखिए मेक इन इंडिया क्यों चाहिए हमको? देखिए दो चीज समझिएगा, एक होता है मेक इन इंडिया और दूसरा होता है कि असेंबल इन इंडिया। दो चीज समझना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कई सेक्टर में हम लोग मेक इन इंडिया के लेवल पे हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। असेंबल इन इंडिया के लेवल तक हम लोग लगभग पहुंच पाए हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग जो जितने सारे जो इंडियन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मोबाइल फोन का, वो अभी भी चाइना से ही सारे पार्ट्स पुर्जा को मंगाता है और यहाँ पे असेंबल वगैरह करके हम लोग बेचते हैं। इसको आप समझ सकते हैं असेंबल इन इंडिया, लेकिन हालांकि फोन के डब्बे पे लिखा होता है मेक इन इंडिया। ठीक है, तो रीजन क्या है मेक इन इंडिया को इतना ज्यादा प्रमोट करने के पीछे? क्या रीजन है? देखिए कोई भी कंट्री जो है अगर वो ग्रोथ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, तो वो बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बिना औद्योगिकरण का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देने की संभावनाएं बनती है। और आपको तो पता है कि इंप्लॉयमेंट हमारे कंट्री के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का हालांकि प्रयास तो किया इस माध्यम से, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के जो रिपोर्ट बताते हैं उस हिसाब से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह और घटा ही है। हालांकि कई सेक्टर में बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो उस हिसाब से जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। फिर भी हम लोग देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने किस वजह से लाया था और इसका क्या अभी तक फिलहाल स्टेटस रहा है। तो देखिए ये प्रोग्राम लाया था 2014 के लिए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो टारगेट है इस प्रोग्राम को चालू करने का वो ये है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ पाए, हम लोग एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा मात्रा में हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा, और फॉरेन करेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विदाउट फॉरेन करेंसी आप दूसरे कंट्री से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। हमें बहुत सारे कच्चे तेल वगैरह मंगाने होते हैं, एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग दूसरे देश पे डिपेंड हैं। तो ऐसे में जब तक कि हम दूसरे कंट्री से हम जब एक्सचेंज की बात होगी और हमारे पास अगर फॉरेन रिजर्व नहीं होगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? ठीक है, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए कह सकते हो कि सरकार ने काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, और चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो निर्यातोन्मुखी, निर्यात के जैसा नहीं कि निर्यात के लिए जाना जाए हमारा कंट्री। और डेवलपमेंट तो हम करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट के दम पे। और ये काफ़ी बड़ी बात है कि अगर कोई कंट्री अगर एक्सपोर्ट करने की बात करे इसका मतलब है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बेहतर होगा। देखिए एक्सपोर्ट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, खास करके इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने कई जगह पे इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवाए हैं, ताकि कई सारे जो बिजनेसमैन वाले जो हैं वो ट्रेड कर पाए आसानी से। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और एक्सपोर्ट के लेवल में कहाँ तक पहुँच जाए, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कर पाए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन वो विकास कैसा होगा? निर्यात आधारित विकास होना, यानी कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट। आपको पहले ही बताया कि निर्यात करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा हम करेंगे तो उसे फॉरेन करेंसी हमारा बढ़ेगा। उसके अलावा देखिए जितने भी निवेशक हैं उसको भारत में उद्योग लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना हमारा मेन टारगेट है।
क्योंकि देखिए जब तक हम इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टर हैं जो दूसरे कंट्री में ज़्यादातर होते हैं, अगर हम भारत में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, वैसा यहाँ का रूल्स रेगुलेशन, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रूल्स एंड रेगुलेशन में लिबरलाइजेशन लाएंगे, उतना ज़्यादा दूसरे कंट्री के लोग इन्वेस्ट करने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक पहले से बढ़ा भी है। इन्वेस्टर को आकर्षित करने का सबसे बड़ा टारगेट था इनका 2014 में। इनका गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्लानिंग था कि जितने ज़्यादा हो सके फॉरेनर इन्वेस्टर को हम लोग घर बुलाएं, यहाँ बुलाएं, भारत में बुलाएं, ताकि वो यहाँ आकर के इंडस्ट्री में अपना पूंजी लगाएं, उद्योग लगाएं। और आपको पता है कि जब वो उद्योग लगेगा तो यहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की समस्या भी हद तक कम होगा। और कई सारे सामान जो अभी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, अगर वो सामान अगर सोचे हमारे ही कंट्री में बनेगा, वो चीज़ें कितनी सस्ती हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो आईफोन का रेट पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। अब पहले की कंपैरिजन में जब से आईफोन का जो प्लांट जब से बेंगलुरु में काम स्टार्ट हुआ है, तब से आईफोन का रेट काफ़ी कम हुआ है पहले की तुलना में। अब देखिए आईफोन आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है, जबकि आईफोन पहले काफ़ी मतलब कॉस्टली होता था। कोई कोई तो ऐसा मॉडल होता जो इंडिया में लॉन्च होने से पहले दूसरे कंट्री में लॉन्च होता, वो भी काफ़ी टाइम के बाद तब जा करके यहाँ पे लॉन्च हो पाता था। तो अब ये सारी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो चुकी है। आईफोन ही नहीं, बाकी और भी कई सेक्टर है। मेडिकल सेक्टर में हम लोग काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोग काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेनर जो इन्वेस्टर हैं वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में, जो यहाँ पे जो कृषिगत जो सामान होते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, आज किसानों को खेती करने में पहले की तुलना में थोड़ा कम प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले की तुलना में खेती करना अब ज़्यादा कॉस्टली भी हो चुका है, जो कि पहले कम था। तो देखिए कॉस्टली है, लेकिन वही बात है, जब हम किसानों की बात करेंगे तो वहाँ पे मामला बहुत अलग है। अभी भी हमारे किसान जिस हिसाब से सरकार का दावा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, फिलहाल तो दुगनी होते हुए दिख नहीं रहा। लेकिन अब पहले से बेहतर करने का गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, सब्सिडीज वगैरह भी दे रही है। अब देखिए सिंचाई की सुविधा जब बेहतर हो जाएगी तो फिर शायद ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। खैर एग्रीकल्चर का तो मामला अलग ही है। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले से हमारा 12 से 14% कम से कम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रोथ हो पाए। और पता है इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि लगभग 100 मिलियंस लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर हम इस प्रोग्राम को सही से क्रियान्वित कर पाए तो। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन जो चलाती है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाता है, तो डिपार्टमेंट का नाम देखिए, एक मिनिस्ट्री होगा। देखिए हर एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसी के अंतर्गत जो था वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ध्यान दीजिएगा कौन से ट्रेड की बात है, ये प्रमोशन करेगा किस चीज के लिए, इंटरनल ट्रेड के लिए भी करेगा। अब देखिए खास करके इंडस्ट्री को अगर बेहतर करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक इंटरनल ट्रेड क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और इसी के लिए ये डिपार्टमेंट बना, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPIIT है शायद, थोड़ा सा नहीं, DP एक आई एक्स्ट्रा लग गया है, DPIIT हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इसमें यही चीज है कि भारत के लोगों को मेक इन इंडिया के तहत रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग वैभव योजना के बारे में। देखिए वैभव योजना में यहाँ जो लिखा हुआ स्कीम है, सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे वैभव योजना किसके लिए लागू किया गया। देखिए देश में रिसर्च का इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही कि भारत में जितने भी प्रकार के डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, किसी भी प्रकार के जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके इकोसिस्टम को बेहतर किया जाए। वो कैसे होगा, तो जितने भी विदेशों में रहने वाले जो भारत में के ही लोग हैं जो विदेशों में रह करके रिसर्च का काम करते हैं, सरकार चाहती है कि उनसे हम रिसर्च के मामले में हेल्प ले लें। तो हेल्प किस किस चीज में लेना हमको होगा, तो देखिए किस किस सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग, जैसे कि एस का मतलब यहाँ पे आपको हो जाता है साइंस, वैसे वैज्ञानिक जो साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दूसरा वैसे वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तीसरा इंजीनियरिंग का क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अलावा मैथ से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैथ्स के अलावा जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका हेल्प लेकर के ये भारत में रिसर्च को बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो खास करके इसके लिए कौन हेल्प करेगा, जितने भी विदेशों में कार्यरत भारतीय शोधकर्ता,
उनसे हेल्प लिया जाएगा, ताकि यहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ के लोगों को अगर हम जोड़ेंगे तो इससे भारत में जो रिसर्च का जो इकोसिस्टम है वो बेहतर हो पाए। रिसर्च इकोसिस्टम ये क्यों चाहिए हमको? देखिए, जब तक किसी भी कंट्री में रिसर्च का माहौल अगर नहीं तैयार होगा, वो कंट्री धीरे धीरे पिछड़ सकता है। देखिए, अमेरिका जैसे कंट्री में क्या प्रोविज़न होता है कि वहाँ पे जैसे बच्चे जो 10th 11th 12th जो पास आउट करते हैं, गवर्नमेंट उनको रिसर्च के लिए अलग से फंडिंग जारी करती है, फंड देती है। आपको किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको रिसर्च करना हो, जम के करो, सरकार आपको पैसा देगी। रिसर्च करने में अक्सर होता है कि लोग फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, तो गवर्नमेंट बिना किसी डर का कि बच्चा अगर रिसर्च में फेल हो गया तो क्या होगा, अरे कोई बात नहीं, ट्राई तो किया, कुछ ना कुछ सीखा तो, और उसी में से 10 में से अगर 1-2 लोग भी अगर सफल हो जाते हैं, इस देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जब तक रिसर्च का इकोसिस्टम नहीं होगा, तब तक ना आप साइंस में बेहतर हो पाएंगे, ना आप टेक्निकल के मामले में टेक्नोलॉजी में बेहतर हो पाएंगे, ना आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में बेहतर हो पाएंगे, ना मैथ में, ना मेडिकल साइंस में। इसीलिए वैभव पहल के माध्यम से सरकार चाहती है कि भारत में रिसर्च के इकोसिस्टम को क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। अब देखिए, अगला योजना हमारा कौन सा है? मिशन वात्सल्य योजना। वात्सल्य किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इससे एक बात तो क्लियर हो गया है, ये योजना किसके लिए है? छोटे बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो कि समाज से बिल्कुल कटा छटा बच्चा है। जैसे वैसे बच्चे कह सकते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी खराब है। सरकार चाहती है कि ऐसे बच्चों को हम मुख्य धारा में ला सकें, तो इसके लिए गांव स्तर पे सरकार प्रयास कर रही है। गांव स्तर पे कौन काम कर रही है? बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति काम कर रही है। ये समिति क्या चाहती है कि ये समिति करती क्या है कि बच्चों की पहचान करती है, वैसे बच्चों की जो समाज से कटे छटे हैं, बच्चों की वो पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद फिर इनको क्या करते हैं, वैसे बच्चों खास करके जो कहाँ पे है, जो सड़क पे ज़िंदगी अपना जी रहे हैं, जो अनाथ हैं, वैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसको इस योजना के माध्यम से मुख्य धारा में ला पाएँ, ताकि छोटे बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए, किसी भी देश के लिए जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं, और अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा है सड़क पे, तो ये एक सभ्य समाज के लिए मुंह पे तमाचा है। आप चाहे आपका जीडीपी कितना भी ग्रोथ क्यों ना हो जाए, आप कहते हैं हमारा जीडीपी दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे बेहतर है, लेकिन जीडीपी से क्या होगा जब जिस समाज में छोटे छोटे बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं, जिस एज में उसको पढ़ना लिखना चाहिए, वो बच्चा भीख मांग रहा है, कोई बच्चा पंचर बना रहा है, कोई बच्चा छोटू चाय वाला, जिसको छोटू छोटू कहते हैं, वो चाय दुकान पे चाय बेच रहा है। आज सरकार को देखिए, सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है, और जो पब्लिक है उनका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चों की शिनाख्त करके उनको सूचित किया जाए, ताकि ये जो बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो गांव स्तर पे है, वो ऐसे बच्चों को सरकार मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कौन सी मंत्रालय काम करता है? मंत्रालय का इसका नाम है वही महिला और बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। देखिए, आप लोग भी जो नोट्स बनाइएगा इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में कहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप जो अपना पूरा डिटेल जो ढड्ढा बनाए उसको आप पढ़ पाइएगा। देखिए, ये जो फ्लो चार्ट से बनाने से क्या होता है, इसको पहला बात तो पढ़ना ईजी होता है, दूसरा बात इसको रिवीजन करना बहुत ईजी होता है, क्विकली रिवीजन कर पाएंगे, और जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही बार अगले बार जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में टाइम जो है कम लगेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अगले योजना की तरफ। ये हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग इस बार जो योजना है वो है हमारा पोषण भी पढ़ाई भी। देखिए, बड़ा अच्छा स्लोगन जैसा लग रहा होगा ये योजना। सबसे पहले देखते हैं इस योजना को किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। तो ये है महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ये योजना कहाँ पे लागू होगा? ये योजना मुख्यतः आपका आंगनबाड़ी में चालू होगा। आंगनबाड़ी, आप लोग भी बड़ा वो रील्स देखे होंगे, आंगनबाड़ी वाला एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आंगनबाड़ी बोल नहीं पाता है,
और वो अलग ही तरह से वो बोलता है आंगनबाड़ी को। वो रील्स काफ़ी वायरल भी हुआ था। आंगनबाड़ी, आपको पता होगा आंगनबाड़ी जो अभी बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो किस पर्पस के लिए जाना जाता है? पोषण के लिए, बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए। छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे रूटीन सेट किया जाता है कि आपको आज मंडे है, संडे है, तो अलग अलग दिन के हिसाब से खाने का जो रूटीन वो तय होता है। ठीक है, तो अभी तक जो जाना जाता था वो केवल पोषण के लिए जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहना है, केवल पोषण तक ही नहीं, अब इसको पढ़ाई के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। पोषण के साथ साथ पढ़ाई के स्तर पर भी इसको जाना जाएगा। यानी कि पहले ये पोषण के केंद्र के रूप में जाना जाता था, अब ये पढ़ाई का केंद्र के रूप में जाना जाएगा। अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्री स्कूल जो एजुकेशन होता है, जो स्कूल जाने से जो पहले का एजुकेशन है, वो अगर हम बच्चों को आंगनबाड़ी में अगर दे देते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाएगा भाई? पहले तो पैसा चाहिए होगा। कितना पैसा लगभग सरकार को खर्च करने वाली है? सबसे पहले जो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ट्रेनिंग पे आपको पता है कि बहुत सारी सरकार खर्च भी करने वाली, लगभग 600 करोड़ सरकार जो है देश भर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं उन पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, ये कार्यकर्ता को ट्रेनिंग क्यों दिया जाएगा? ताकि इसी बच्चे को पढ़ाई के लिए जो अलग से जो एक्स्ट्रा ट्यूशन होता है 2 घंटा पर डे, 2 घंटा पर डे बेहतर एजुकेशन दे, क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं कि सस्ता वाला एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। पहले तो ये खुद शिक्षित हो जाए। शिक्षित कराने के लिए सरकार लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, और अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो इसी आंगनबाड़ी को पोषण के स्तर से लेकर के कहाँ तक चले जाएंगे? पढ़ाई के स्तर तक ले जाएंगे, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और हम लोग इसको मिटाते हैं, पढ़ाई भी स्कूल भी। उसके बाद हम लोग अगला योजना, अब हम लोगों का देखते हैं भैया, पीएम विश्वकर्मा योजना। नाम कितना अच्छा है, विश्वकर्मा। आपको पता है विश्वकर्मा किस चीज़ के भगवान माने जाते हैं? ये जो घर वगैरह जो बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह के भगवान माने जाते हैं इनको। अब ये विश्वकर्मा योजना क्यों लाया गया है? देखिए, जितने भी सारे हमारे देश में पारंपरिक जो कारीगर हैं, पारंपरिक कारीगर जो भी हैं, आपको पता है ये पारंपरिक कारीगर हमारे लिए बहुत जरूरी है। पारंपरिक कारीगर कह सकते हैं, आप इसको शिल्पकार भी आप कहते हो, शिल्पकार। पारंपरिक कारीगर या शिल्पकारों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे बढ़ई, पारंपरिक कारीगर में बढ़ई आ जाएगा, नाव बनाने वाला आ जाएगा, नाव बनाने वाला, कुम्हार, कुम्हार आ जाएगा, लोहार आ जाएगा, लोहार, कोई मूर्तिकार, मोची, दर्जी, जितने भी सारे लोग आते हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? पारंपरिक कारीगर कहते हैं। देखिए, इनको संरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ये क्या किया जाएगा? इन सभी लोगों के पास आपको पता है कि फंडिंग की कमी होती है, बड़े स्तर पर ये अपना रोजगार नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग देने के दौरान, प्रशिक्षण जब ये हो रहा होगा, इनको प्रशिक्षण के दौरान ही, मतलब प्रशिक्षण के दौरान ही इनको 500 रुपया पर मंथ जो है इनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनका ट्रेनिंग में जो लगने वाला जो किट वगैरह होगा, उस किट के लिए सरकार जो है इनको 15,000 रुपये खर्च करेगी। तो खर्च क्या करेगी? 15,000 रुपये दे देगी, अपना किट वगैरह जो भी सामान है। अगर बढ़ई हो तो अपना भाई सामान उमान जो होता है, क्या क्या बोलते हैं तो उस नाम भी ध्यान में नहीं आ रहा है, नाव बनाने वाले का भी अपना अपना अलग औजार होता है, सबका अपना जो है औजार वगैरह खरीद सकते हैं। जब आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट चाहती है आप अपना धंधा चालू करो। अब उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको पैसा भी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला जो किस्त दिया जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको सरकार 1 लाख देगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट आपको 2 लाख देगी, लगभग 3 लाख रुपये आपको मिल गया। और वो भी इससे ब्याज कितना लगेगा उस पर? ओनली 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष के हिसाब से आपको जो है वो ब्याज लगेगा। अच्छा देखिए, सरकार जो आपको ट्रेनिंग के बाद जो कर्ज देगी, ऐसा नहीं कि कर्ज के बदले आपको कोई गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं, ये जो कर्ज होगा बिल्कुल आपका कोलेटरल फ्री होगा, कोलेटरल फ्री मिलेगा आपको। यानी कि इसके लिए कोई आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिना किसी टेंशन का आप अपना धंधा शुरू करो। आपको हमने बकायदा ट्रेनिंग दे दिया,
ट्रेनिंग के दौरान भी आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ा उसके लिए भी पैसा दिया। और इससे क्या होगा, इन सारी कारीगरों का जो जिंदगी है पहले से क्या हो जाएगा, बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम इनको बेहतर नहीं करेंगे, अगर ये कारीगर या शिल्पकार या मूर्तिकार जो हैं, अगर आप इनके लाइफ को या आप इनको अगर बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर ये भारत का जो कहते हैं कि जो पुराना कल्चर है, ओल्ड कल्चर जो हमारा है, यानी कि भारत का जो सभ्यता और संस्कृति है, सभ्यता और संस्कृति, वो इनसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इनको उत्थान करना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखिएगा, बनाने वाले हमारे देश को कौन है, विश्वकर्मा। यानी ये सारे लोग कौन है, हमारे देश के विश्वकर्मा कहलाते हैं, जिनका कि रिस्पेक्ट हमारे समाज में होना चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने भी अपने तरफ से जिम्मेदारी ले लिया है कि भैया चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोगों का नैया हम पार कराते हैं। जो लोगों का नैया पार कराता है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उनका नैया खुद पार कराएं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। चलिए, अब हम लोग देखते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। अब देखिए, ये योजना क्यों लागू किया गया महिलाओं के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि जो वुमेन है, वो जो सेविंग करती है अपना, अगर उस सेविंग को अगर हम इन्वेस्ट में बदल दें, यानी कि निवेश में अगर हम चेंज कर दें, ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कहते हैं, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अब ये सेविंग को कैसे कनेक्ट करें, कैसे हम जमा करेंगे, देखिए इसके लिए सरकार क्या योजना लाई है। हालांकि ये योजना 2025 तक के लिए अभी अप्लीकेबल है, 2025 तक के लिए आप अभी कर सकते हैं। आप मिनिमम 1000 से लेकर के 2 लाख रुपया मैक्सिमम तक आप जो है जमा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कहती है इस पर आपको 7.5% यानी कि 7.5% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, वो भी त्रैमासिक आधार पे, 3 माह के आधार पे, 3 माह के आधार पे। तो देखा जाए तो इसको तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपको जब ये टाइम लाइन का जब पूरा हो जाएगा, इसका टर्म पूरा हो जाएगा, फिर आपको गवर्नमेंट ये इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के दे देगी। मान लीजिए कि किसी को मन हुआ कि, हालांकि ये जो सेविंग कब तक के इसमें रखा है, गवर्नमेंट कहती है 2 साल के लिए। अगर किसी को मन हुआ कि मैच्योरिटी टाइम से हम पहले ही पैसा निकालते हैं, तो क्या होगा, तो जितना आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसमें 2% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम मैच्योरिटी से यानी कि समय पूरा होने से पहले अगर हम निकालते हैं तो 2% आपको ब्याज क्या है, कम मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा 2 साल के लिए अगर आप देते हैं, तो उसके में आपको फिर पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी वर्ग की महिलाएं हो सकती है, इसमें एज लिमिट कुछ नहीं किया गया कि इसी एज तक की जो महिलाएं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो योजना है इसको लागू कौन किया, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से चालू हुआ है। वित्त मंत्रालय में जो के माध्यम से ये कहते हैं इसको लघु बचत योजना। इसमें चाहते हैं कि जो महिला है उनको निवेश, यानी कि जो महिला है, महिला निवेशक को जो इन्वेस्ट करना चाहती है पैसे को, महिला निवेशक को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भाई देखिए, जितने भी लड़की हैं या महिलाएं, जो लड़की महिलाएं बन चुकी है, महिला बन चुकी है, ठीक है, दोनों ही ध्यान रखिएगा। इस स्कीम के तहत आप भी अपना पैसा जमा कीजिए। 2 साल में सरकार आपको पैसे डबल तो नहीं दे रही है, पर ये लगभग 7.5% कम भी नहीं होता है। ये नहीं है कि वो कोई स्पॉन्जी स्कीम नहीं है कि 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, वैसा कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो महिला है इनको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, यानी आप भी एक निवेशक के तौर पे काम करो। ठीक है, इसलिए ये योजना जो है वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये पहल की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिए कब तक के लिए, 2025 तक के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएम प्रणाम योजना। देखिए ये क्या है, प्रणाम का फुल फॉर्म पहले देखते हैं क्या है। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। देखिए, अब सरकार चाहती है कि न्यूट्रिशन के लिए आप एक अलग अल्टरनेट तैयार करो। आपको पता है कि सॉइल का जो मिट्टी के इतने सारे पॉल्यूशन बढ़े हैं कि अब मिट्टी पहले की तुलना में काफ़ी खराब हो चुकी है। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, केमिकल फर्टिलाइजर। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने खेतों में कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर पाए। यानी कि गवर्नमेंट का ये कहना है, देखिए सबसे मेन इसका टारगेट, जिस योजना का हम लोग देखते हैं, टारगेट ये है कि राज्यों को अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, अल्टरनेट उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में। जैसे सरकार चाहती है कि आप बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करो, बायो
फर्टिलाइजर को क्या करो, बढ़ावा दो, बायो फर्टिलाइजर को भी बढ़ावा दो, साथ ही साथ जो जो यूरिया पर जो सब्सिडीज वगैरह जो देते हैं, सब्सिडी यूरिया पर जो सब्सिडी देती है उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, हमारा जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर हो पाएगा, और ये हमारे लिए काफी अच्छा है। आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, हर एक सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो भी दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। पंजाब हरियाणा उसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि आज वहां का जो जमीन है बिना यूरिया फर्टिलाइजर के आप खेती नहीं कर पाओगे। अच्छा, यूरिया और फर्टिलाइजर का, सॉरी यूरिया की खास करके बात जो करें, जो केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं, उससे क्या होता है कि सॉइल में जब वो मिलता है तो जो जितने सारे जो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खत्म हो जाता है। आपको पता है कि जो केचुआ है हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिट, उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ क्या करता है, सॉइल के अंदर का जो जो पोरस जो होता है, जिसको रंध्र कहते हैं, मिट्टी जो हल्कापन होता है वो बना के रखता है। अब वो केचुआ जब से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, वो केचुआ लगातार खत्म होते जा रहा है, और एक ऐसा समय आ चुका है कि बिना फर्टिलाइजर, बिना केमिकल फर्टिलाइजर का आप खेती कर ही नहीं पा रहे। इसलिए आज सरकार चाहती है कि अब ज्यादा से ज्यादा हम बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट कर पाए, और सब्सिडी को, जो किसानों को जो अभी यूरिया पे सब्सिडी वगैरह जो मिलता है उसको हम कम कर पाए, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी भी है। देखिए सरकार का इस पे बहुत खर्चा भी होता है, सब्सिडी लगभग अभी देखा जाए तो 2.25 लाख करोड़ इतने पैसे सरकार खर्च करती है अभी यूरिया पे या केमिकल फर्टिलाइजर पे। सोचिए अगर हम बायो फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ते हैं तो इस पैसे को हम किसी और सेक्टर में यूज कर सकते हैं, और हमारा सॉइल का जो हेल्थ है वो भी काफी अच्छा होगा। इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा हो सकता है। देखिए गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है उसका प्लानिंग बहुत अच्छा होता है, बस होता क्या है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं पहले कि इस योजना को किस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है चालू किया गया है। ठीक है, ये हमारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो आता है उर्वरक विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा, हालांकि ये तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि पीएम प्रणाम योजना किस लिए लागू किया गया। तो याद रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना को लागू करने का सबसे जो बड़ा रीजन है वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर को प्रमोट करना और सब्सिडीज को कम करना, ताकि किसानों को बेहतर रूप से इकोसिस्टम प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते अब अगले प्रोग्राम पे। अब हम लोग आते हैं स्माइल और श्रेष्ठ योजना। अब देखिए ये कैसा योजना है, नाम से ही लग रहा है स्माइल। किसके चेहरे पे स्माइल देना भाई, ये देना है ट्रांसजेंडर और बेगर लोगों को, जो भिखारी लोग हैं। आपको पता है कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर की स्थिति कितनी खराब है, उनके प्रति हमारे अंदर सिर्फ सहानुभूति की बात नहीं होनी चाहिए, सहानुभूति से एक अलग लेवल पे, जिसको कहते हैं कि अपने जैसा किसी को समझना। देखिए किसी पर आप जब तरस खाते हैं ना, ये चीज उसको बुरा लगता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं चलो ट्रांसजेंडर है इनको दे दो, भीख में दे दो। एक्चुअली वो आपसे भीख नहीं चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि आप उनको बराबरी का सम्मान दो। खास करके ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, सरकार भी चाहती है कि लोग उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कितने सारे जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें जब भी फॉर्म वगैरह, अब तो फॉर्म वगैरह जो भराता है उसमें ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन देने लगा है। वेस्ट बंगाल में तो एक ट्रांसजेंडर को प्रिंसिपल बनाया गया था। देखिए ये दर्शाता है कि सरकार अलग अलग समुदायों के प्रति कितनी बेहतर तरीके से उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए स्माइल का फुल फॉर्म सबसे पहले ये जरूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योजना है तो आपको इसका फुल फॉर्म रहना बहुत जरूरी है। देखिए इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस। देखो लाइवलीहुड का मतलब कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनकी जीविका को बेहतर करना पड़ेगा। जैसे भिखारी है तो भिखारियों को अगर बेहतर माहौल दिया जाए, उनको एक रिहेबिलिटेशन अगर प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के माध्यम से, तो ये समाज से कटे छटे नहीं रहेंगे। तो इसका देखिए अब ये पूछा जाएगा आपसे कि ये किस डिपार्टमेंट में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए इस मंत्रालय का काम क्या है, तो जितने सारे ट्रांसजेंडर हैं या फिर जो बेगर लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं,
उन सभी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए। इसके लिए हमारा था स्माइल स्कीम। अगला क्या है? श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ, किसको श्रेष्ठ बनाना है? तो देखिए, हमारे भारत में कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं, अगर हम उनको बेहतर करने का सरकार की तरफ से अगर कोशिश करें, खास करके उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो दिमाग लगा रही है इसमें, कि उनके प्राइवेट स्कूल जितने भी सारे हैं, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो भी हैं, उनको बेहतर रेसिडेंशियल प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि बच्चों को स्कूल में ही रहने का सुविधा मिले, वो भी अच्छी क्वालिटी का, रहना खाना हर चीज़ फ्री होना चाहिए बच्चों को। अब इसके लिए जो ये देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हमारा एजुकेशन प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाया गया? एससी स्टूडेंट के लिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट को जो प्राइवेट स्कूल है उनको और बेहतर सुविधा देने के लिए क्या किया जाएगा? उसको रेसिडेंशियल स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। और श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या? स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल टारगेटेड एरिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टारगेटेड एरियाज की बात कर रहा, वो भी किसके लिए? रेसिडेंशियल, एससी के लिए। ध्यान रहेगा आपको। एक हमारा स्माइल स्कीम है जो कि ट्रांसजेंडर और बेगर के लिए, और एक श्रेष्ठ स्कीम है जो किसके लिए हमारा होता है? ये होता है एससी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आदि गंगा पुनरुद्धार योजना। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन। देखिए ये क्यों चालू किया गया? देखिए, ये जो वहाँ पे आदि गंगा जो है, ये कहाँ की नदी है? ये वेस्ट बंगाल की नदी है। वेस्ट बंगाल में ये नदी है आदि गंगा, जो कि एक जमाने में 17वीं शताब्दी में ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। लेकिन आज तो खैर इसका इतना बुरा हाल है, आप सोच नहीं सकते हैं। ये नदी ओवर पॉल्यूटेड, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, वो भी बहुत कम हो चुका है, और इसलिए सरकार ने इसको डेड रिवर का दर्जा दिया। लेकिन बात है कि दर्जा देने से तो काम नहीं चलेगा, इस रिवर को रिस्टोरेशन का मतलब उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने, खास करके एनजीटी ने, देखिए गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं इस मामले में बहुत ज़्यादा, आप कितनी भी कह लो कि भैया, हालांकि इसके लिए देखिए कितना फंड कर रही है, 650 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, जो कि हर साल पैसा मतलब कह सकते हैं पानी के भाव में बहाते हैं लोग। और अभी भी गंगा पहले के जैसा ही है, कुछ खास तो सफाई हुआ नहीं है। देखिए गंगा का ना एक ही सॉल्यूशन हमको मेरे हिसाब से जो नज़र आता है, कि सिर्फ गंगा को गंदा करना बंद छोड़ दीजिए। गंगा अपने आप को खुद ही रिस्टोर कर लेगी, यानी कि गंगा में जो रहने वाले जलीय जीव हैं, जिसमें डॉल्फिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही फेमस है। इसलिए मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में डॉल्फिन को हम लोग मानते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है, ये तो कह सकते हो कि यहाँ पे अब इतने सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए कि ये तो राजनीति का विषय भी कभी कभी दिखता है, कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हम लोग चलाते हैं कि गंगा माँ को बिल्कुल ही पवित्र कर देंगे, बेहतर कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे वैसा देखने को मिलता नहीं है। और इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है आदि गंगा। एनजीटी ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जैसा लेवल पे दर्जा होता है। सुप्रीम कोर्ट ही का भी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वही एनजीटी में बैठते हैं। इन्होंने सरकार को कहा कि इसको जो है 30 सितंबर 2025 तक क्लियर करना पड़ेगा, आपको बेहतर करना पड़ेगा। अभी का हाल क्या है देखिए, लगभग 100 मिलीलीटर पानी में 17 मिलीलीटर, सोचिए 17 मिलियन, समझल 17 मिलियन मल बैक्टीरिया है सिर्फ। सोच लीजिए कितना ज़्यादा ये पॉल्यूटेड है। और अगर इस नदी को किसी और नदी से अगर मिलाता, अच्छा हुआ कि अब जो इसका हेल्पिंग रिवर नहीं रहा, सोचिए गंगा को कितना ज़्यादा ये पॉल्यूटेड करता है। तो आज ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए आदि गंगा पुनरुद्धार योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। देखिए उम्मीद है कि 2025 तक अगर ये नदी बेहतर हो गया तो ये वेस्ट बंगाल के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला प्रोग्राम देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लोग इस बार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पर्पस क्या है? देखिए ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको फंड करती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम बोलते हैं इसको। अब देखिए भारत में जितने भी बॉर्डर लाइन विलेजेस हैं, जैसे कि एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जितने भी बॉर्डर स्टेट होते हैं वहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल ना बहुत अलग होता है, बहुत ही चैलेंजिंग भी होता है। एक तरह से देखिए तो वो एक तरह से बफर जोन की तरह काम करते हैं। दूसरे देश से हमारा बॉर्डर शेयर होता है, तो वहाँ पे
अक्सर सीमा पे किसी भी तरह का हलचल अगर होता है तो सबसे पहले वहाँ पे बॉर्डर एरिया में दिक्कत होता है। तो सरकार चाहती है कि जो जो रिमोट एरियाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो खास करके जो बॉर्डर स्टेट हैं, वहाँ के जो विलेजेस हैं उनको बेहतर किया जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके, वहाँ का रिसोर्स का यूज़ करके वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल को बेहतर किया जाए। ठीक है। हालांकि स्टार्ट जो हुआ था, ये जो प्लान था सरकार का 2022 से 2025 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसी टाइम सरकार ने लक्ष्य रखा था। और ये अब जाकर के इसका जो टारगेट कब तक पूरा होने का चांस है, 2025 से 27 तक उम्मीद है सरकार को कि इस लक्ष्य को वो पूरा कर लेगी। ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, कहाँ कहाँ के लिए कार्य करेगा वो तो बता दिए, जितने भी बॉर्डर लाइन विलेजेस हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। कभी कभी आपको ऑप्शन में ये दे सकता है। अब देखिए काम कैसे होगा ये। देखिए ग्राम पंचायत के स्तर पे जो लोग होंगे, जैसे मुखिया वगैरह, वो वहाँ के जिला प्रशासन से अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, क्योंकि फाइनली ग्राउंड लेवल पे काम तो इन्हीं को करना होगा। तो जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो जिला प्रशासन को हेल्प करेंगे। वो किस रूप में, कि वहाँ का लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वहाँ पे जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप देखिए, ह्यूमन रिसोर्स बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए ये दोनों मिलकर के तय करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, उसके अलावा जो अदर जितने भी चीज़ हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके वहाँ के मतलब जो गांव हैं, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाह रहा है, वहाँ के विकास को सुनियोजित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक और प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं, सेम। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले सेम के बारे में पढ़ेंगे, बिंद के बारे में पढ़ेंगे और शक्ति योजना। देखिए यूपीएससी या जो अदर एग्जाम जो होती है वहाँ पे आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में उस योजना का नाम होता है, और कई बार आपको उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। कई बार ये पूछा जा सकता है ये योजना किस पर्पज से बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेम क्या है। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज मैंग्रोव इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे सेम योजना के तहत मैंग्रोव इकोसिस्टम को बेहतर करने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें एक शब्द है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं संपोषणीय। संपोषणीय का मतलब होता है कि विकास की वो अवस्था जो लॉन्ग टर्म में बेहतर होकर चल पाए, मतलब बिना हम किसी संसाधन का नुकसान किए बिना हम लॉन्ग टर्म तक अगर हम डेवलपमेंट कर पाए, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट को बेहतर करता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग समझते हैं झींगा पालन। झींगा तो आप लोग जानते होंगे। झींगा पालन की वजह से क्या हो गया कि झींगा मतलब मछली के जैसा ही होता है, जो लोग बहुत सारे लोग झींगा खाते भी हैं। झींगा पालन की वजह से मैंग्रोव को बहुत सारा नुकसान होने लगा। तो गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, एक तरफ बहुत सारे लोगों का जो आजीविका है वो झींगा पालन पर टिका हुआ है, दूसरी तरफ हमारे लिए मैंग्रोव का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता है इकोलॉजी के मामले में मैंग्रोव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट इस योजना के तहत जो है झींगा पालन को और मैंग्रोव फॉरेस्ट को बिना नुकसान ही दोनों को बेहतर तरीके से समन्वय कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। बस याद रखिएगा कि ये जो सेम प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के लिए चलाया गया था, ये हमारा झींगा पालन और झींगा पालन से होने वाले जो मैंग्रोव को जो नुकसान है उसको बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग बिंद। बिंद का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। देखिए नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ब्रॉडकास्टिंग हमारे इंडिया में जो सरकारी स्तर पे देखा जाए तो कौन चलाती है, प्रसार भारती। प्रसार भारती सबका ब्रॉडकास्टिंग करती है। देखिए प्रसार भारती के साथ दिक्कत क्या है, फंड की थोड़ी कमी है। उस फंड की कमी के वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अब सोचिए आज भी गांव में या जो भी भारत में कई सारे गांव हैं रिमोट एरिया में जहां पर कि लोगों के पास फ़ोन नहीं है, वहां भी अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं या सरकारी चैनल डीटीएच के माध्यम से सुनते हैं, डायरेक्ट टू योर होम। एक होता है रिचार्ज वाला, एक होता है बिना रिचार्ज वाला। अभी भी जो रिचार्ज वाला नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग बिना रिचार्ज वाला यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे दूरदर्शन का जो काम है उसको फंडिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि दूरदर्शन के माध्यम से या फिर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम गांव-गांव तक लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें। सरकार चाहती है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितना भी पिछड़ा क्यों ना हो, रिमोट एरिया में क्यों ना हो, वहाँ तक अगर सरकार को पहुँचना होगा तो पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, अपने ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए, और इस रिमोट एरिया के माध्यम से वो सरकार अपनी योजनाओं को लागू करवा पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं शक्ति योजना क्या है। शक्ति योजना के तहत कर्नाटक सरकार जो है क्या कर रही है, देखिए कर्नाटक सरकार के अंतर्गत जो सड़क परिवहन निगम है उसमें जो, देखिए कर्नाटक में एक प्रीमियम बस चलती है कि नॉन प्रीमियम बस चलती है, तो वहाँ जितने सारे नॉन प्रीमियम बस है उसमें महिलाओं को फ्री सर्विस का दे रहा है, मतलब कि फ्री ट्रैवलिंग का जो है सरकार ने उपाय किया है कि कोई भी महिला अगर चाहे तो नॉन प्रीमियम बस में वहाँ पे फ्री में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया था पहले। ऐसा करने के पीछे मकसद क्या, देखिए कर्नाटक सरकार अगर वहाँ की महिलाओं को फ्री ट्रैवल की सुविधाएं दे रही है, ऐसा इसलिए क्या कि कई सारी जो महिलाएं होती है वो मतलब अगर उनको सोचिए फ्री में अगर उनको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा तो उससे वोमेन का जो वर्क फोर्स है वो बेहतर होगा। सरकार चाहती है कि वोमेन का भी जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो पाए। अगर आप महिलाओं को, अगर आप चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री के लेवल पे, रोजगार के स्तर पर उनकी भागीदारी अगर बढ़े तो उनको कुछ ना कुछ आपको रियायत देना पड़ेगा, जैसे कि आने जाने में सुविधा ही कर दो अगर सरकार की तरफ से। तो इसीलिए ये जो है शक्ति योजना, बिंद योजना और स्वयं, देखिए शक्ति का मतलब समझ में नारी शक्ति, बिंद में ब्रॉडकास्टिंग वाला था मामला, और स्वयं में क्या था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैनग्रोव इको सिस्टम। ठीक है, फिर हम लोग और भी आगे देखते हैं। हम लोग आज का ये जो हमारा है ये हमारा आखिरी योजना है, पीएम मित्र योजना। नाम कितना अच्छा है, मित्र। मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, इस वर्ड को पकड़िएगा क्योंकि बात इसी पर होगा, टेक्सटाइल रीजन अपीरल। इसका मतलब है कि भारत सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर कर पाए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट 2026 से 27 तक भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न पार्कों का जो है निर्माण करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क, ये पार्क क्या है, जिसको हम टेक्सटाइल पार्क भी कहते हैं। क्या है, टेक्सटाइल पार्क। ये भारत के किस किस राज्यों में इसको स्टार्ट करने का सोचे है गवर्नमेंट, इसमें हमारा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद पे गुजरात, यूपी और एमपी। इन सभी क्षेत्रों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक पार्क का निर्माण करने का सोचा है। अब ये जो पार्क का जो निर्माण होगा वो पीपीपी मॉडल पे डिपेंड करेगा। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्क का जो मैनेजमेंट होगा वो मैनेजमेंट कोई प्राइवेट कंपनी करेगी। प्राइवेट कंपनी इसका मैनेजमेंट करेगा, और इसमें अलग अलग प्रकार जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर किसी को बढ़ाना है, अगर कोई अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहता है टेक्सटाइल सेक्टर में, वो यहाँ आराम से जाएगा, उनको एक रजिस्ट्रेशन पेपर मिलेगा और फिर वहाँ पे उनको बताओ ट्रेनिंग वगैरह दे करके और फिर वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि वो स्टार्टअप वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो कर सकते हैं। और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही की तरफ से आपको फंडिंग मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम लोगों का कुल मिला जुला के इतना ही योजना था। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, और किसी भी तरह का अगर आपको फीडबैक देना हो कि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।